आज महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ऐसे अवसर पर होने जा रही है जब कुछ ही दिनों के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना 1 साल समाप्त करेगी। और एक दूसरा भी अवसर है मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और उसके बाद में हम सब पहली बार एकत्रित हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मौका है। आज जब महाराष्ट्र के कोने कोने से कार्यकर्ता बंधु भगिनी यहां आए, उस वक्त मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं कि आज तो अभी देवेंद्र जी ने कहा, इस तरह से चारों ओर विजय ही विजय दिखाई पड़ता है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, कहीं पर भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी को यश मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय प्राप्त कर कर, जनादेश प्राप्त कर कर अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। हम सबके लिए आनंद की बात है। मगर जब ये पार्टी शुरू हुई तब से लेकर यहां तक एक बहुत बड़ी संघर्षपूर्ण यात्रा हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने की है, तब जाकर ये दिन हमें देखने को मिला है। अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन गए, करीब करीब 11 करोड़ सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर आज दुनिया के सामने खड़ा है। मगर ये यात्रा जब शुरू हुई उस वक्त दिल्ली के एक कमरे में 10 युवाओं ने बैठकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। वहां से लेकर 10 से 10 करोड़ की यात्रा जो है बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा है। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना कुछ युवाओं ने बैठकर की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब जनसंघ को बनाया गया, तब दूर दूर तक किसी को स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कभी इस देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ सकती। अरे कोई विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, इस कल्पना से भी इस पार्टी की स्थापना नहीं करी थी। इस पार्टी की स्थापना करने का उनका मकसद एक छोटा सा था। आजादी के तत्काल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और जवाहरलाल जी उसके प्रधानमंत्री बने और एक के बाद एक फैसले होते गए। जब फैसले होते गए और उनकी मीमांसा होने लगी, तब मालूम पड़ा कि फैसले गलत हो रहे हैं। देश की दिशा, आजाद हुए हुए नए देश की दिशा ठीक नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बने, एक राजनीतिक संगठन बने जो हर नीति के बारे में अपना एक विचार रखे और जनता में एक चर्चा हो। भले आज ये फैसला हो रहा है, ये फैसला गलत है, फैसला ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ये नीतियों को प्रभावित करने के लिए, एक अलग विचार रखने के लिए, एक अलग सोच जनता के सामने रखने के एक मात्र आशय से इस संगठन की स्थापना हुई थी। उस वक्त जिन लोगों ने इस संगठन की स्थापना की, उनके मन में था कि इस देश की कृषि नीति अगर बनती है तो इस देश की मिट्टी के सुगंध से निकली हुई कृषि नीति बने। इस देश की विदेश नीति बनती है तो उसका आधार वसुधैव कुटुंबकम हो। अगर इस देश की अर्थनीति बनती है तो पूरे देश का हित करने वाली, देश के हर वर्ग का हित करने वाली अर्थनीति बनी। और इस देश की समाज कल्याण की जो नीति बनती है, अनेक परंपराओं और संस्कृति से बना हुआ एक देश, सभी संस्कृति और सभी परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो, इस तरह से समाज कल्याण की नीति बने। और इसीलिए जनसंघ की स्थापना की थी और वहां से लेके हमारी यात्रा शुरू हुई। 1950 से 2015 10 करोड़ सदस्यों से शुरू हुई पार्टी आज 11 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर
खड़ी है और जिसका एक भी सदस्य नहीं आता था, वो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आज देश पर शासन कर रही है और नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनकर हमारे सामने खड़े। ये यात्रा वैसे ही नहीं हुई। मैं इसलिए याद कर दिलाना चाहता हूं मित्रों कि आज हमारे मन में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ अपेक्षा होती है, वो संतुष्ट नहीं होती है तो दुख होता है कि ये जिला अध्यक्ष बन गया, ये आमदार बन गए, खासदार बन गए, मंत्री बन गए। मगर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया और ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है। अगर मैं सूची गिनवाना चाहूं तो 3 दिन कार्यकारिणी के समाप्त हो जाए, मगर सूची समाप्त नहीं होगी। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में अपना कुछ नहीं रहा, मरते दम तक बैंक अकाउंट नहीं रहा, घर नहीं रहा, वंश नहीं रहा, केवल इस पार्टी और इस विचार को अपना मानकर, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानकर पूरा जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया। इनके बलिदान पर एक पार्टी खड़ी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, राजमाता सिंधिया, महाराष्ट्र की बात करें तो वसंतराव जी, कई सारे कार्यकर्ता, जगन्नाथराव जोशी, पूरा जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस पार्टी को खड़ा करने के लिए लगा दिया और तब जाकर ये यश प्राप्ति की स्थिति हमें प्राप्त हुई। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि हम किनके पुण्य पर आज एक बहुत बड़े भवन में विजय पताका फहराते हैं, वो अगर हम याद नहीं करते हैं तो हमारे जैसा कृतज्ञ कार्यकर्ता कोई और नहीं होगा। ये हमारे मन में सदैव रहना चाहिए कि हजारों लोगों ने अपना जीवन इस पार्टी की नींव बनाने के लिए डाल दिया है, तब जाकर पार्टी को यश मिला है, तब जाकर प्रदेश में सरकार बनी है, तब जाकर देश में सरकार बनी है। नरेंद्र भाई वहां प्रधानमंत्री बने हैं और देवेंद्र भाई यहां मुख्यमंत्री बने हैं। ये सफर बलिदानों से भरा सफर है, संघर्ष से भरा सफर, त्याग से भरपूर सफर है और हम सब ने इस सफर को इसी भावना के साथ आगे बढ़ाना है। सत्ता ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सुख भोगने के लिए नहीं है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए विकास की पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको प्रथम पंक्ति में लाने के लिए हमारे पास सत्ता आई है और उसका उपयोग यही उद्देश्य के लिए होना चाहिए और हम सबके मन में ये भाव सदैव बना रहना चाहिए। 1 साल पहले इस देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और वो ऐतिहासिक फैसले के तहत 30 साल बाद देश में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई बने और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला और वो पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। मित्रों, उसके बाद इस सरकार ने जिस तरह से काम किया है, मैं मानता हूं कि हम एक हमारे विरोधी और कुछ मीडिया के ग्रुप जो भ्रांति फैलाना चाहते हैं, उनसे हमें भ्रांति में आना की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं इस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि सरकार में जो हमारे साथी बैठे हैं, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो, गौरव से सर खड़ा कर जा सके। इस तरह से 1 साल सरकार चली है। 1 साल में ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए हमारे साथियों ने नहीं किया है। हमने कहा था कि अगर हम शासन में आते हैं तो इस देश में से भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक देंगे। 10 साल तक यूपीए का शासन चला, एक के बाद एक घोटाले हुए, 12 लाख करोड़ के घोटाले यूपीए में हुए और 15 साल तक यहां पर भी यूपीए का शासन रहा कि कौन जाने कितने घोटाले हुए। देवेंद्र जी ढूंढेंगे, मालूम नहीं ढूंढ भी पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, मगर घोटालों से लिप्त केंद्र सरकार और घोटाले से लिप्त राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था
कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देंगे। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। 1 साल तक एक भी घपला बाहर नहीं आया है। इसका मतलब है हमने कहा था कि हम घोटाले से मुक्त सरकार देंगे और 1 साल के बाद जब जनता के सामने जाएंगे 26 तारीख से 31 तारीख तक, तब भ्रष्टाचार विहीन सरकार का हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाएंगे। मित्रों, हमने कहा था कि हम सरकार के कामकाज के अंदर परिवर्तन करेंगे और हमने परिवर्तन किया है। यूपीए सरकार 10 साल तक चली, किसी को मालूम ही नहीं था कि सरकार कहां से चलती है, कहां से चलती है किसी को मालूम नहीं पड़ता। हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। 10 साल के बाद आज विजिबल सरकार हमने दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा 10 साल के बाद हमने स्थापित की है और 10 साल के बाद सारे मंत्री समूह भंग कर सारे मंत्रियों के हाथ में अपने मंत्रालय का अधिकार देकर स्वतंत्रता से काम कर सके, ऐसे एक माहौल का हमने निर्माण किया है और पॉलिसी पैरालिसिस में फंसी हुई सरकार को हमने बाहर निकाल दिया है। मित्रों, बहुत आरोप होते हैं कि ब्लैक मनी का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ। मैं आज आपके माध्यम से पूरी महाराष्ट्र की जनता को काले धन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है वो कहना चाहता हूं। यूपीए की सरकार जब चलती थी तब 2 साल से एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि काले धन को वापस लाने के लिए एक एसआईटी गठित की जाए, मगर यूपीए की सरकार एसआईटी गठित नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन करना और वो हमने कर दिया था। 3 सालों से दुनिया भर से कई सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिसमें काले धन का ब्यौरा था, कौन से अकाउंट में है, कितना है, किसका है, ये सारी चीजें रखी हुई थी, मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। 1.5 ही महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सारी सूचनाओं को एसआईटी को देने का काम कर दिया और आज उस पर जांच हो रही है। काले धन को वापस लाने में और यहां से जाता हुआ रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसी बजट सत्र के अंदर वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का कानून करते हुए काले धन की रोकथाम के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान करने का कानून किया है। मैं आपको भरोसे से कहना चाहता हूं, जिस दिन इस कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, देश के बाहर एक फूटी कौड़ी भी काले धन के स्वरूप में बाहर नहीं जा पाएगी। ये बहुत बड़ा काम हमें पूछते हैं और कौन पूछता है? कांग्रेस को क्या अधिकार है काले धन पर पूछने का? 68 साल में से 60 साल शासन किया, काला धन ना रोकने का प्रयास किया, ना वापिस लाने का प्रयास किया। 1 साल के अंदर हमने कानून भी बनाया और वापिस लाने का रास्ता भी खोल कर रखा है। कोई कुछ भी कहे, जनता मानने वाली नहीं है। जिन्होंने 60 साल तक कुछ नहीं किया वो 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उनके आत्मविश्वास पर। मैं अपील करना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को, पहले अपने 60 साल का हिसाब जरा जनता को दे कि काले धन के लिए आपने क्या किया है। हमने 1 साल में बहुत किया है। मित्रों, संघीय ढांचे के लिए बहुत सारी बातें होती थी कि संघीय ढांचा मजबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मगर 68 साल में कोई सरकार ने भाषणों के अलावा कुछ नहीं किया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। पहली बार 14वें फाइनेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें राज्यों का लाभांश 10% कर दिया और राज्यों का लाभांश 10% किया, वो रिकॉर्ड है।
आज तक सबसे ज्यादा लाभांश की बढ़ोतरी 2.5% की हुई थी। 10% राज्यों का लाभांश बढ़ा है, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार ने इसको पुनः विचार के लिए ना वापिस भेजा है, ना इसकी आंशिक स्वीकृति की है। पूरा का पूरा इन टोटो 14वां फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार कर राज्यों को केंद्र के बजट में 32% की जगह 42% लाभांश देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीति आयोग में योजनाओं के बनने के स्तर पर ही राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर गई। अब योजना के अंदर राज्य ही योजना को तय करने के लिए सम्मिलित है। मैं मानता हूं कि इससे जो योजनाएं बनेगी विकास की और वेलफेयर की, वो दोनों योजनाओं को वास्तविक स्वरूप देने में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जब कोयले की और खदानों की, खनिज खदानों की नीलाम का कानून लाया गया, उस वक्त हमारे पास एक विकल्प खुला था कि पहले की तरह राज्यों को सिर्फ रॉयल्टी देते और रॉयल्टी के माध्यम से ही राज्यों को थोड़ा अंश दे देते, मगर हमने निर्णय किया कि जिस राज्य में जो खदान है उसकी नीलामी से जितना पैसा आएगा वो 100% पैसा राज्यों के विकास के लिए दे दिया जाएगा। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा कदम है जिससे राज्यों को विकास करने का फायदा होगा। और हम मानते हैं अगर संघ को मजबूत करना है तो संघ के अंग जो है ऐसे राज्यों को मजबूत करना पड़ेगा, तब संघ अपने आप मजबूत हो जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हमने बहुत कुछ किया है। गरीबी की उन्मूलन के लिए भी हमने बहुत सारे वादे किए थे। और 1 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, गरीबी उन्मूलन के लिए इस सरकार ने जितना किया है इतना 68 साल तक कोई सरकार ने नहीं। 68 साल की आजादी के बाद भी इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जनधन योजना की घोषणा की और 11 महीने के अंदर देश के 14 करोड़ गरीब परिवारों के अंदर बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों समाप्त कर दिया है। अर्थतंत्र का वो परिवार के साथ जुड़ाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। और अब अर्थतंत्र का फायदा वही ब्रिज के माध्यम से वही पहुंचने वाला है। इस बजट के अंदर ये मोदी सरकार 2 नई योजनाएं लेकर आई है। एक साल के 12 रुपए के प्रीमियम से 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा, मतलब महीने का सिर्फ 1 रुपया डालना है और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा मिलेगा। और दिन का 1 रुपया डालकर 330 रुपया खर्च कर 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस हम सबको देना चाहते हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि इतने कम समय के अंदर करीब 7 करोड़ 50 लाख लोगों ने ये बीमे का फायदा ले लिया है और गरीब को एक सुरक्षा चक्र के तहत सुनिश्चित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, बेरोजगारी अगर हम निकाल देते हैं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान लाते हैं तो गरीबी अपने आप निकल जाती है। बेरोजगारी गरीबी की मां है। गरीबी का कारण ही बेरोजगारी है और बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अनेकविध प्रयास किए। सबसे पहले मेक इन इंडिया की घोषणा की। बहुत चीजें हमारे पास उपलब्ध है। प्राकृतिक संसाधन है, स्किल मैन पावर है, हमारे युवा है, हमारे पास बहुत सबसे ज्यादा दुनिया में युवा हमारे पास, सब कुछ है यहां पर, मगर उत्पादन क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर देश भर के लोगों को यहां टेक्नोलॉजी के साथ यहां आकर उत्पादन करने के लिए आमंत्रित किया है और बहुत अच्छा प्रतिसाद दुनिया की उत्पादन क्षेत्र की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस मेक इन इंडिया के नारे को दिया है। और मेक इन इंडिया का नारा, ये योजना जब सफल होगी
तब देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जब ये कारखाने यहां पर लगेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जरूरियात के हिसाब से युवा को स्किल करने के लिए एक स्किल इंडिया की योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और एक नया डिपार्टमेंट खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो मैं मानता हूं मित्रों कि बहुत बड़ी एक स्किल फौज बेरोजगारी के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और मित्रों, एक मुद्रा बैंक की योजना लेकर भी आए। 68 साल से गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया था। जब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया तब श्रीमती इंदिरा जी ने कहा था कि आज मैंने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए हैं, मगर किसी गरीब को बैंक से लोन नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से 10,000 से लेकर 10 लाख तक हर स्वरोजगारी पाने वाले चाहने वाले युवा को लोन देने की व्यवस्था की है। किसी को गांव में नाई की दुकान खुलनी है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। एक डॉक्टर पढ़ लिख कर गांव में जिला सेंटर पर 5 लाख लगाकर अपनी डिस्पेंसरी खोलना चाहता है तो उसको 5 लाख मिलने की व्यवस्था ये योजना के अंदर है। 10,000 से 10 लाख तक रोजगारी देने की योजना, लोन देने की योजना, ये मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाने वाली है मित्रों। और 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने ये बेकार युवाओं को जो स्वरोजगारी के माध्यम से काम करना चाहते हैं उसके लिए लगाने का निर्णय किया है। तो गरीबी के सामने लड़ने के लिए बहुत सारे हमारे योजनाएं लेकर ये सरकार 1 साल के अंदर आई है। देश के किसान के लिए भी ये सरकार ने बहुत कुछ किया है। 68 साल से जब कुदरती आपदा आती थी तब किसान के लिए ऊपर भगवान होता था और नीचे धरती मां होती थी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने से जो नियम बने थे उसको सहायता करने के वो नाम मात्र के नियम थे, सहायता कुछ नहीं होती थी, कई बार तो मजाक हो जाती थी। वो नियम को बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने तय किया है जब कुदरती आपदा आती है, किसान दिक्कत में आता है तो उसका नुकसान 50% हो तभी सहायता मिलती थी, उसको कम कर 33% भी नुकसान हुआ है तो उसको सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 42% किसान ये जो अभी आपदा आई है बारिश और ओलावृष्टि की, इसमें बढ़ोतरी पाई और सहायता की राशि भी हमने 50% बढ़ाई है। पहले 100 रुपया सहायता मिलती थी, अब 150 रुपया मिलेगी। और सहायता पहले 1 ही हेक्टेयर में मैक्सिमम मिलती थी, अब 2 हेक्टेयर तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चमक खो बैठा हुआ गेहूं, जब किसान का गेहूं तैयार होने में 2 दिन बाकी हो और बारिश गिर जाए, वो सर पकड़कर बैठता था, सोचता था कि मेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा। वो चमक खो बैठा हुआ गेहूं सरकार ने उसी भाव से किसान के साथ, इसी रेट से किसान के पास से खरीदने का निर्णय किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा निर्णय है, इससे देश के करोड़ों किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, महंगाई के क्षेत्र में भी 100 दिन में हम महंगाई समाप्त कर देंगे ऐसे वादा कर यूपीए की सरकार आई, 10 साल तक जनता पर महंगाई थोप दी गई। जब हम शासन में आए तब थोक महंगाई का सूचकांक 6 और 7 के बीच में रहा करता था और आज मार्च महीने का थोक महंगाई का सूचकांक -2.66% हुआ है। महंगाई को कम करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। रिटेल महंगाई, खुदरा महंगाई को भी 8.7% से लेकर घटाकर 5.6% करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आर्थिक विकास, मानो सरकार की गाड़ी ही पटरी पर से उतर गई। आर्थिक विकास हर मोर्चे पर उंधे मुंह गिर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल तक
एक अच्छी नीति को लागू करते हुए हर पैरामीटर्स को सुधारने का काम किया है। पहली बार जब देश में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब हमें 4.4% का आर्थिक विकास दर जीडीपी विरासत में मिला था। 6 साल में अटल जी ने उसको 8.4% पर पहुंचाया और बाद में फिर से 10 साल कांग्रेस की सरकार चली। वो 8.4% का विकास दर फिर से 4.4 कर मोदी जी के हाथ में थमा दिया और मोदी जी ने वो 4.4% जो विकास दर था उसको एक ही साल में 5.7% पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बजट घाटा नियंत्रण में, व्यापार घाटा नियंत्रण में, एफडीआई बढ़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व शायद 15 साल में सबसे ऊपर है। हर पैरामीटर्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है मित्रों, और मैं मानता हूं कि सरकार ने देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का एक भगीरथ काम सिर्फ 1 साल के बहुत कम अंतराल के अंदर समाप्त कर दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं पर भी जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। अभी किसी ने मुझे कहा कि मोदी जी की बहुत टूरें होती है विदेश में। मैंने बोला भैया, टूर तो मनमोहन सिंह जितनी ही होती है, मगर मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था। अब सबको मालूम पड़ता है, इसलिए आपको टूर ज्यादा लगती है। और जहां जहां देश में, दुनिया में प्रधानमंत्री जी गए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, हर जगह पे हजारों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ता है। वहां की सरकारें भी भारत को प्रमुख मित्र बनाने के लिए एक, मान लीजिए, दौड़ में लगी हुई है। और मित्रों, ये सम्मान जो मोदी जी का होता है वो सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ है। देश के 125 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। और यूएन की जनरल असेंबली में जब देश का प्रधानमंत्री देश की राष्ट्रभाषा में पूरी दुनिया को संबोधित करता है तब हिंदुस्तानी की छाती गज-गज फूल जाती है देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान देकर। पहले यहां से लिख कर गए हुए 2 पेज पढ़कर आते थे, आज हम विश्व को संदेश देकर आते हैं और दुनिया मानती है कि भारत आने वाले समय का एक बड़ा प्लेयर है और दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत को देख रही है। उनको यहाँ बाजार भी दिखता है, यहाँ संभावनाएं भी दिखती है और सशक्त एक देश भी दिखता है। 125 करोड़ के लोकतांत्रिक देश को जितना सम्मान दुनिया में मिलना चाहिए वो दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। रक्षा क्षेत्र में भी आए दिन सरहद पर कई प्रकार की गड़बड़ियां करने वाले लोगों का साहस नहीं है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के 2-3 महीने छोड़ दीजिए तो देश की सीमाओं पर सुरक्षा है, देश में सीमाएं सुरक्षित हुई है। और अगर आज भी कोई इसमें गड़बड़ी करने की साहस करता है तो उसको तुरंत जवाब दिया जाता है। हमारी सेनाएं सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तत्पर खड़ी है। सेनाओं की सैन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए 10 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाकर उनको विश्वास दिलाया गया है कि आप मोर्चा संभालिए, पीछे से बल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से करेगी। मित्रों, कई ऐसे मामले हैं जिसको मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखे हैं और कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिसको मोदी जी ने जन आंदोलन बनाकर उसका निवारण लाना तय किया। स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर पर मैला ढोने का जो कलंक है उसको देश को मुक्ति दिलाना, ये सारी बातों में देश की जनता को जोड़ने में हम सफल रहे हैं और देश 1 साल के अंदर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे भरोसा है कि जिस आशा के साथ इस देश की जनता ने हमें जनादेश दिया था
उससे और ज्यादा काम कर कर हम 5 साल के बाद फिर से जनता के सामने जाएंगे। मगर 1 साल जो गया है मित्रों, वो जन अपेक्षाओं की संतुष्टि का साल है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी माध्यम पर विश्वास न रखे। हम संपर्क अभियान लेकर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में फैल जाए, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, दूसरे हाथ में सरकार की उपलब्धियां और मन में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर हम घर घर जाए, जागृति लाए और बताए कि आपकी बनाई हुई सरकार देश को गौरव दिलाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने काम किया। 15 साल से यहां पर भी एक भ्रष्टाचार का एक औधार जनमानस पर बना हुआ था, उसमें से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भय नहीं है किसी को, ये सरकार भ्रष्टाचार करेगी या नहीं करेगी। सबको भरोसा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विहीन सरकार चलेगी। जो रेवेन्यू है उसका एक एक पाई महाराष्ट्र की जनता के लिए खर्च करेगी। इतने कम समय में बिजली के क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति हुई। लगभग 6 महीने में महाराष्ट्र बिजली में सरप्लस स्टेट बनने जा रहा है। जो आपके लोकल बॉडी टैक्स थे, व्यापारियों को मालूम है कितनी परेशानी थी, उससे भी मुक्ति मिलाई है। टोल में भी काफी राहत दी है। कई मोर्चे पर ये सरकार अच्छा काम कर रही है। निवेश भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, रोजगारी भी बढ़ रही है। किसान की समस्याओं के निवारण के लिए भी एक अच्छे से प्रयास किया जा रहा है। अब जब सब अच्छा है तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि इस चीज को लेकर हम घर घर जाएं। हम ऐसा न समझे कि यहां पर सरकार बन गई है, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। सरकार बनने से कभी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। सरकार बनने से तो उनकी जिम्मेदारी समाप्त होती है जो सुख भोगना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। और महाराष्ट्र अभी भी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की अपार संभावनाओं को मैं देख रहा हूं। यहां प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, पूरा प्रदेश नेतृत्व बैठा है। मैं अपील करना चाहता हूं, वो हर सीट जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, एक प्रदेश का नेता उसको गोद ले और वो सीट पर ऐसा संगठन खड़ा करे कि पूरे महाराष्ट्र में कमल ही कमल दिखाई पड़े। हमारा काम है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर विस्तारित करना, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर सीट पर बनाना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को पहचान कर बात करे, ऐसी स्थिति खड़ी करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यकर्ता, एक सीट भी मत छोड़िए, एक ब्लॉक मत छोड़िए, गांव मत छोड़िए, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ कर आइए। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो ही महाराष्ट्र पहले की माफिक देश में नंबर 1 राज्य बन सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये दमखम के साथ, ये संकल्प के साथ, ये प्रण के साथ लोगों के बीच में जाना चाहिए। विश्वास से जाइए। हमारी दोनों सरकारों ने कुछ ऐसा नहीं किया जो जन अपेक्षा से विपरीत है। और जो लोग हिसाब मांग रहे हैं उनको हिसाब मांगने का अधिकार ही नहीं है। हम तो उसी समस्याओं को निपटारे में पड़े हैं जो उन्होंने खड़ी की है। जो समस्याएं खड़ी करते हैं उनको समस्या उठाने का अधिकार नहीं है। हम समस्या का निपटारा करें। मित्रों, बहुत परिश्रम से पार्टी बनी है। पार्टी ने कई सारे काम 1 साल में हाथ में लेने का निर्णय किया है। देश के हर जिले में हम पार्टी का कार्यालय बनाना चाहते हैं। हर कार्यालय को आधुनिक बनाना चाहते हैं। हर जगह पे एक लाइब्रेरी भी बनाना चाहते हैं। हर कार्यालय को कनेक्टिविटी से जोड़ना भी चाहते हैं। और एक अभ्यस्त, विद्वान और लोगों के बीच में रहने वाले भारतीय नेताओं, भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की टोली भी बनाना चाहते हैं। और तभी जाकर हम मोदी जी के नेतृत्व को, संगठन का समर्थन दे पाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो यहां तक पहुंची है
मैं आपको एक बात कहने आया हूं कि यहां से यात्रा को कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, यहां तक जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग कर, बलिदान कर कर पार्टी को यहां पहुंचाया है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है ये पार्टी को बहुत लंबे समय तक आगे ले जाने का। और हमारे सिद्धांतों के अनुरूप इस देश में सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक भी जगह छोड़े बगैर सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी का विजय एकमात्र हमारा संकल्प हो सकता है। मित्रों, आज सरकार के बाद बनने के बाद पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है और इतने सारे कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हैं। 26 से 1 तारीख तक इस सरकार का 1 साल का सप्ताह हम मनाने वाले हैं, जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता जो दायित्व निश्चित होता है उसमें जुड़ जाए और हमें कोई माध्यम रखे बगैर हमारी बात सीधी जनता तक पहुंचाने की आदत डालनी चाहिए। मैं मानता हूं यही एक रास्ता है सच्चाई पर चलने का, यही एक रास्ता है सिद्धांत पर से चलित हुए बगैर, किसी से प्रभावित हुए बगैर, कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर सरकार को अपने सिद्धांतों के आधार पर चलाने का मुझे अपेक्षा है। मुझे विश्वास है कि जो अपेक्षा पार्टी को आप सबसे है, आप सब अच्छे से परिश्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाएंगे। मैं आज फिर से मैंने एक बार राष्ट्रीय परिषद में कहा था, आज महाराष्ट्र की कार्यकारिणी में कहता हूं, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इस मंच पर से मुझे विजय ही विजय दिखाई पड़ता है। सब जगह विजय हमारा संकल्प हो, यही अभ्यर्थना। भारत माता की जय। सरकार ने अपना पहला वर्ष संपन्न किया है। इस वर्ष में केंद्र सरकार बनने के साथ साथ राज्यों में भी पार्टी की ताकत खूब